दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क से गुजर रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। दिल दहला देने वाली इस घटना में वो महिला उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी से टकराने और फिर उछलकर जमीन पर गिरने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच जिस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई। घटना गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके में हुई। वहां वो महिला सड़क से गुजर रही थी, तभी काले रंग की वो तेज रफ्तार गाड़ी आई। उसने उन्हें पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो उछल गई। महिला को सामने सड़क पर देखकर भी ड्राइवर ने न तो ब्रेक लगाया, न ही गाड़ी की रफ्तार धीमी की। टक्कर मारने के बाद तो उसने रफ्तार पहले से भी तेज कर दी। इस हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग उस महिला की मदद के लिए दौड़ पड़े। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बाद भी उस गाड़ी का ड्राइवर रुका नहीं, बल्कि वहां से भाग निकला। लेकिन जिसने भी इस हादसे को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में सड़क से गुजर रही उस महिला को पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उछल गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसके ड्राइवर ने सामने जा रही उस महिला को देखकर भी ब्रेक नहीं लगाया। यही नहीं, ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार भी कम नहीं की। वो गाड़ी जिस स्पीड में आई उसी स्पीड में उस महिला से टकरा गई। टक्कर के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और वहां से फरार हो गए। बाद में आसपास के लोग तुरंत महिला की मदद के लिए आए और उन्होंने गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जानकारी मिलने पर पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी का पता लगाने में जुट गई। इधर दिल्ली के मंदिर मार्ग थाना इलाके के पंचकुइया मार्ग पर पुलिस की पीसीआर वैन ने सड़क किनारे रहने वाले एक दिव्यांग को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना सुबह करीब 5 बजे के आसपास हुई। गंगाराम तिवारी नाम के जिस दिव्यांग की जान गई वो वहां फुटपाथ पर एक चाय की दुकान चलाते थे। जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब वो अपनी उसी दुकान में सो रहे थे, तभी अचानक एक पीसीआर वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस की गाड़ी इतनी ज्यादा रफ्तार से पहुंची कि गंगाराम तिवारी उस गाड़ी और वहां मौजूद पेड़ के बीच दब गए। उनकी जान चली गई। इस घटना के वक्त आसपास मौजूद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जो पुलिसकर्मी उस गाड़ी को चला रहे थे वो नशे में धुत थे। दावा तो यह भी किया गया कि आरोपी पुलिसकर्मी गंगाराम तिवारी को टक्कर मारने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय वहां से भाग गए। हालांकि पुलिस की वो गाड़ी घंटों तक वहीं खड़ी रही। इसके अगले हिस्से को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। हालांकि इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस के कई बड़े अधिकारी पंचकुइया मार्ग पहुंच गए। उन्होंने हादसे वाली जगह का जायजा लिया। एडिशनल डीसीपी ने जानकारी दी कि इस घटना के बाद आरोपी एएसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने यह भरोसा भी दिया कि इस मामले की जांच होने के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली की पंचकुइया मार्ग पर पुलिस की उस गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे गंगाराम तिवारी नाम के दिव्यांग को कुचल दिया। उनकी जान चली गई। घटना के वक्त वहां मौजूद कुछ लोगों ने दावा किया कि जो पुलिस वाले उस गाड़ी को चला रहे थे वो उस वक्त नशे में धुत थे और नशे में एकदम बिल्कुल धुत थे। गाड़ी यहाँ से चढ़ाए सर, एक बैग लेके जाके ऊपर चढ़ गई गाड़ी। आरोप तो यह भी लगाया गया कि वो पुलिस वाले दिव्यांग को टक्कर मारने के बाद वहां से भाग निकले। अपना चले गए, उसमें जाके छिप गए। जो पुलिस बूथ बना हुआ है, हुक्का पी रहे थे, नशे में एकदम धुत से गाड़ी में दारू की बोतल निकली है। हालांकि पुलिस की वो गाड़ी जिससे टक्कर लगने की वजह से गंगाराम तिवारी नाम के दिव्यांग की जान चली गई, वो घंटों तक वहीं खड़ी रही। उसका हुलिया देखकर साफ समझ आया कि यह टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। उस गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। थोड़ी देर बाद नई दिल्ली के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी भी घटना वाली जगह पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपी एएसआई और कांस्टेबल पर एक्शन ले लिया गया। इसकी हम जांच करेंगे, वैसे फिलहाल उसको यहां से हटा दिया गया। शुरुआती जांच के बाद यह आशंका जताई गई कि पुलिस की गाड़ी चला रहे कांस्टेबल से गलती से ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दब गया था। इसी वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में सफाई कर्मियों के विरोध प्रदर्शन के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। कांस्टेबल पर आरोप लगा कि उन्होंने एक महिला सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी की थी। बताया गया कि वो सफाई कर्मी एक सड़क पर सफाई का काम कर रही थीं, तभी कांस्टेबल ने उनसे अपने घर का टॉयलेट साफ करने के लिए कह दिया था। बताया गया जब उस महिला ने ऐसा करने से मना किया तो वो कांस्टेबल आग बबूला हो गए। आरोप लगा कि उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी थी। इतना ही नहीं, सफाई कर्मी ने दावा किया कि इस घटना के बाद वो कांस्टेबल हर रोज उन्हें परेशान करते थे। इस मामले की जानकारी मिलने पर बाकी सफाई कर्मी भड़क गए। उन्होंने कांस्टेबल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि उस पुलिसकर्मी पर आरोप लगा कि उन्होंने महिला सफाई कर्मी से बदतमीजी की। उन पर आरोप लगा कि उनके घर के टॉयलेट की सफाई करने से मना करने पर उन्होंने उनसे गाली गलौज शुरू कर दी।
अरे गाड़ी वाली मत भगाओ यार। गाड़ी कैसे दे रही है? नहीं गाड़ी मत भगाओ, पढ़े लिखे आदमी हो गया यार, बदतमीजी गाड़ी कैसे दे रही है? नहीं आप। इसके बाद वहां बवाल हो गया और कई लोग उस पुलिसकर्मी के इस रवैये पर सवाल उठाते नजर आए। हमारी माँ ने मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, तो तुम गाली देने का अधिकार है? गाली तुम्हें गाली देने का अधिकार है क्या? वहां हंगामा होने के बाद सफाई कर्मियों के संगठन ने उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हम सफाई करते हैं तो कहीं आगे से फोटो लेंगे, कहीं पीछे से मोबाइल में फोटो लेंगे, आगे को नहीं बढ़ने देते। उस महिला सफाई कर्मी ने आरोप लगाया कि वो पुलिसकर्मी उन्हें लगातार परेशान करते थे। इस बात पर भड़के सफाई कर्मियों ने मुरैना के कोतवाली थाना परिसर में धरना शुरू कर दिया। सफाई संगठन से कुछ लोग आए हैं, उन लोगों की मांग है कि जो पुलिसकर्मी है उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जांच के बाद फैसला लेने का भरोसा दिलाया और उन्हें शांत करवाया। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत मिल गई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में उन्हें जमानत दे दी। आजम खान को दूसरे सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। सभी मामलों में जमानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला तो इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगतगुरु रामभद्राचार्य पर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी किए गए सभी 7 आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया। मामले में पीड़ित पक्ष ने एनआईए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को 6 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया। बिहार के पूर्णिया में मोबाइल चोरी कर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह चुराए गए मोबाइलों का लॉक तोड़ते थे और फिर यूपीआई के जरिए सारे पैसे अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। इसके बाद वो इन मोबाइलों को बेच देते थे। का मोडस रहता है कि सभा में या जहां पर मार्केट एरिया में वहां पर जाकर फोन चुराना। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस वक्त बवाल मच गया जब एक रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने को लेकर बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश रेलवे के अधिकारियों से भिड़ गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ रेलवे के अधिकारियों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने। वो लगातार पुलिस और रेलवे के अधिकारियों से बहस करते रहे। इस दौरान उनके समर्थक भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब सुरक्षा कारणों की वजह से मथुरा कासगंज रेल रूट पर मौजूद रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने का काम शुरू किया गया। इसका पता चलने के बाद आसपास रहने वाले कारोबारी भड़क गए। उन लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने के फैसले का विरोध शुरू कर दिया। विरोध कर रहे कुछ लोग तो रेलवे अधिकारियों से उलझ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक समझाने के बाद भी लोगों का हंगामा शांत नहीं हुआ, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। उन्होंने कारोबारियों का समर्थन किया और रेलवे अधिकारियों से रेलवे क्रॉसिंग को बंद नहीं करने की अपील की। और जब रेलवे के अधिकारी नहीं माने तो बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश आग बबूला हो गए। उनका गुस्सा रेलवे के एक इंजीनियर पर फूट पड़ा। आपका अभी मेरा हाथ उठ वो कुछ देर तक रेलवे के उस इंजीनियर को बुरी तरह हड़काते रहे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस के अधिकारी उन्हें रोकने और शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वो शांत नहीं हुए। गाड़ी वाड़ी नीचे जाएगी, चल पीछे। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश रेलवे के एक दूसरे अधिकारी से उलझ गए। कितने आदमी तुम्हारे पास? तुम्हें अगर कोई आदमी हुआ है, कितने आदमी बचाएंगे तुम्हें? है ना? तो नहीं बचाऊंगा। बीजेपी विधायक के गुस्से को देखकर ऐसा लगा जैसे वो रेलवे के उस अधिकारी पर टूट पड़ेंगे। वो अधिकारी को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते नजर आए। हंगामा मथुरा के कटरा बाजार इलाके में हुआ। बवाल तब शुरू हुआ जब रेलवे के अधिकारी मथुरा कासगंज रेल रूट पर मौजूद रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षा कारणों की वजह से बंद करने के लिए वहां पहुंचे। इसका पता चलने के बाद वहां रहने वाले कारोबारी भड़क गए। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। काफी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। बाद में बढ़ते बवाल को देखते हुए पुलिस और रेलवे के अधिकारी वहां से चले गए।
इधर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की वोटिंग के दौरान किरोड़ीमल कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बवाल तब हुआ जब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के नेता और डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रौनक खत्री अपने साथियों के साथ किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर घुस गए। आरोप लगाया गया कि रौनक खत्री और उनके साथियों ने कॉलेज के कुछ छात्रों के साथ मारपीट की। इस घटना की वजह से वहां बवाल हो गया। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के रौनक खत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाहरी लोगों के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आरोप लगाया कि हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज समेत कई कॉलेजों में वोटिंग के दौरान धांधली की गई। आरोप यह भी लगाया गया कि एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान के नाम के आगे नीली स्याही लगाकर उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। और तो और ईवीएम से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया गया। एनएसयूआई के मुताबिक इसी तरह की शिकायत किरोड़ीमल कॉलेज से भी मिली थी। दावा किया गया कि शिकायत मिलने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रौनक खत्री वहां पहुंच गए, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। किरोड़ीमल कॉलेज में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के नेता रौनक खत्री अपने कुछ साथियों के साथ हंगामा करते हुए घुसते नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए। एनएसयूआई के गुंडे लोग हैं, ये अपनी जबरदस्ती से केएमसी के अंदर घुस गए हैं, जो कि सरासर गलत है। ये रील लेता है जो केएमसी में घुसे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रौनक खत्री के किरोड़ीमल कॉलेज में घुसने के बाद वहां बवाल मच गया। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इनकी गुंडागर्दी देख सकते हैं आप। एनएसयूआई एनएसयूआई के नेता रौनक खत्री पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज में कुछ छात्रों के साथ मारपीट भी की। His team just pushed me and my fellow mates. We fell down. I fell down. He even stepped on me. हालांकि बाद में रौनक खत्री की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें आरोप लगाने वाली लड़की उनका विरोध करती नजर आई। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज में वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। दावा किया गया कि वोटिंग के दौरान एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान के नाम के आगे नीली स्याही लगाकर उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। उधर मध्य प्रदेश के सागर में हाईवे पर दौड़ रहे एक ट्रक के ड्राइवर से पिस्तौल के दम पर लूटपाट का डरा देने वाला मामला सामने आया। पिस्तौल दिखाकर 3 बदमाश उस ट्रक में सवार हुए और फिर उसके ड्राइवर से उन्होंने लूटपाट की। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान बदमाशों ने ट्रक को हाईवे पर कहीं रुकने नहीं दिया। उनमें एक बदमाश ड्राइवर को हटाकर उनकी सीट पर बैठ गया और ट्रक को खुद ही चलाने लग गया। इस बीच उसके दोनों साथी ड्राइवर से पैसे छीनने में जुट गए। ड्राइवर बुरी तरह घबरा गए और चीखने चिल्लाने लग गए, लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन सका। दूसरे ट्रक ड्राइवरों को तो इस लूटपाट की भनक तक नहीं लग पाई। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिली कि बदमाशों ने उनसे कितने रुपए छीने। जानकारी के मुताबिक ये ट्रक सागर से नरसिंहपुर की तरफ जा रहा था। उसके आगे पीछे कई दूसरे ट्रक भी चल रहे थे। तभी एक इलाके में जैम की वजह से आगे चल रहे ट्रकों की रफ्तार कम हो गई। वहां पहले से ताक में बैठे बदमाशों ने इस बात का फायदा उठा लिया और जैसे ही उस ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम हुई, तीनों बदमाश ट्रक का दरवाजा खोलकर उसमें चढ़ने में कामयाब हो गए। उनके हाथों में पिस्तौल देखकर ड्राइवर बुरी तरह घबरा गए। अंदर जाते ही उनमें एक बदमाश ने ड्राइवर की गर्दन दबा दी और फिर उन्हें पीछे जाने का निर्देश दिया। चल अंदर हो जा, कुछ ना कहने, चल अंदर हो जा। इसके बाद जिस बदमाश ने गर्दन दबाई थी वो ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और खुद ही ट्रक चलाने लग गया। इस दौरान उसके दोनों साथी पीछे वाली सीट पर लूटपाट में जुट गए। ड्राइवर ने जब उनका विरोध किया तो ट्रक चला रहे बदमाश ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वो सभी ट्रक के ड्राइवर को डरा धमकाकर उनसे पैसे छीनने की कोशिश करने लग गए। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान बदमाशों ने कहीं भी ट्रक को नहीं रोका। वो ऐसे चलते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि उन्होंने ड्राइवर से कितने रुपए छीने। लूटपाट के बाद में वो सभी फरार हो गए। इससे पहले सभी बदमाश सड़क के किनारे मौके की ताक में खड़े नजर आए। इधर बिहार के सुपौल में नदी का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मच गया।
बिहार के सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बने कई मकान तेज लहरों में बह गए। वहां लालगंज गांव में तो एक मकान उसमें रहने वाले लोगों के सामने ही नदी में गिर गया। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में एक मकान के गिरने की वजह से वहां हड़कंप मच गया। मकान के मलबे में दबने की वजह से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई, जबकि एक दूसरी महिला घायल हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त मकान के अंदर 2 बच्चे भी थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई थी। मणिपुर के इंफाल वेस्ट जिले में नदी का बांध टूटने से आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी से आया पानी लोगों के मकानों में घुस गया। खेत खलिहान और रास्ते भी जलमग्न हो गए। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना तक मुश्किल हो गया। उधर उत्तराखंड में देहरादून के बाद चमोली में भी बादल फटने से कोहराम मच गया। बेहिसाब बारिश और पहाड़ों से गिरे मलबे ने वहां भयंकर तबाही मचा दी। अलग अलग घटनाओं में 10 से ज्यादा लोग लापता हो गए। इसके बाद उनकी तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। चमोली में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाकों का नामो निशान तक मिट गया। कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से राहत और बचाव की टीमें समय पर नहीं पहुंच सकी। लोग मदद का इंतजार करते रहे। चमोली में बादल फटने की घटना में नदी नाले उफान पर आ गए और उनका पानी सैलाब की तरह कई इलाकों में पहुंच गया। सैकड़ों मकानों पर पानी का कब्जा हो गया तो कई मलबे में दब गए। आसमान से बरसी इस आफत के बाद नदी नालों के किनारे बसे मकानों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हुए। उन्हें अपना घर छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चमोली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया था। इस बीच संभावना जताई गई कि अगले 2 दिन तक न सिर्फ चमोली बल्कि उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग की इस चेतावनी से लोग खौफ से भर गए। ऐसा इसलिए क्योंकि बादल फटने की घटना ने पहले ही उनका जीना मुश्किल कर दिया। चमोली के नंदनगर इलाके में बादल फटने के बाद बेहिसाब बारिश हुई और इस वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। कुछ ही देर में बारिश के पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। नदी नालों के किनारे बसे सैकड़ों मकानों पर खतरा मंडराने लग गया। एक इलाके में उफनती नदी का पानी लोगों के घरों में बहता दिखा। पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि लोग डर के मारे अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर चले गए। वो लोग दूर खड़े होकर कुदरत के इस कहर को देखते रहे। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ों से गिरे मलबे ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में लोगों को पैदल चलने में भी भारी परेशानी हुई। उन्होंने जैसे तैसे मलबे को पार किया, लेकिन यह बेहद खतरनाक था। मलबे में कई मकान दब गए तो कई लोग भी लापता हो गए। इसके बाद प्रशासन ने उनकी तलाश में अभियान शुरू किया। इस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा पुलिस की भी कई टीमें जुट गईं। मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से राहत और बचाव की टीमें समय पर नहीं पहुंच सकी। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2 दिन तक चमोली के अलावा देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तबाही का हाल देखने पहुंचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के सामने ही अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस घटना में वो बाल बाल बच गए। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश हुई, जगह जगह पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी हुई। इसकी वजह से वहां तबाही मच गई। ऐसे में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी रुद्रप्रयाग के एक गांव का हाल देखने पहुंचे, लेकिन तभी उनके सामने पहाड़ दरक गया। ये देखते ही वो भाग खड़े हुए। इस दौरान उस रास्ते पर कई गाड़ियां भी चल रही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि वो गाड़ियां उस पहाड़ से गिरे मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से बच गई। लेकिन अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने से वहां दहशत मच गई। इस घटना के वक्त बीजेपी सांसद अनिल बलूनी वहां खड़े नजर आए। उनके सामने ही अचानक पहाड़ से मलबा और छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हो गए। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि थोड़ी देर में पहाड़ों से पत्थर गिरने बंद हो जाएंगे। यही वजह रही कि वो वहीं खड़े होकर पहाड़ की तरफ देखते रहे। लेकिन तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर जमीन पर आ गया। पहाड़ से मलबे के साथ कई पेड़ भी उखड़कर जमीन पर आ गए। ये देखकर अनिल बलूनी और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने दौड़ लगा दी। वो पहाड़ खिसकने वाली जगह से हटकर दूर आ गए। इसके बाद भी वहां काफी देर तक पहाड़ से मलबा गिरता रहा। इस दौरान कई गाड़ियां भी वहां से गुजर रही थीं। हालांकि पहाड़ खिसकते देख वो गाड़ियां रुक गईं। इसके बाद अनिल बलूनी आगे आए और उन गाड़ियों को पीछे हटने का इशारा किया ताकि वहां कोई हादसा न हो। तो आपदा यहाँ आके देखने के बाद पता लग रहा है ये बहुत ही भयभीत करने वाली है, बहुत ही विनाशकारी है और बहुत ही दुख देने वाली है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने से वो पूरा रास्ता ही बंद हो गया। इसके बाद अनिल बलूनी ने उस रास्ते का हाल देखा और जल्द उसे साफ करवाने के निर्देश दिए। उधर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मनाली में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची तो कंगना ने अपने ही दुख गिनाने शुरू कर दिए। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद है। बीते कुछ दिनों में बादल फटने और बाढ़ जैसे हालात के बीच मंडी समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई। इसी बीच कंगना रनौत अपने क्षेत्र का दौरा करने पहुंची।
उन्होंने वहां आपदा की मार झेलने वाले लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। बाढ़ बारिश में अपना सब कुछ गंवा चुके वो लोग सांसद के सामने ही अपना दुखड़ा सुनाने लग गए। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कंगना रनौत ने उन लोगों को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि वो खुद आपदा का शिकार बन चुकी हैं। कंगना ने बताया कि वहां उनका एक रेस्टोरेंट है और उसमें पूरे दिन की कमाई सिर्फ 50 रुपए ही हुई, जबकि रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को 15 लाख तनख्वाह देनी होती है। कंगना ने लोगों से कहा कि वो उनकी परेशानी भी समझें, यानी कुदरत के कहर का सामना करने वाले लोगों के सामने कंगना रनौत ने अपना ही दर्द बयां कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने कंगना के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोल दिया। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोग अपनी सांसद से उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोगों के सामने अपनी ही तकलीफें गिनानी शुरू कर दी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। कंगना रनौत ने बाढ़ बारिश के बाद मनाली के पलचान गांव में हुई तबाही को देखा। इस दौरान गांव के कुछ लोग उन्हें अपनी परेशानियां बताने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और सांसद से सवाल पूछे, लेकिन इस बात पर कंगना नाराज हो गई। आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है, प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी, ठीक है? आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? कंगना रनौत के इन बयानों पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने उन्हें घेर लिया। मंडी के लोगों के साथ जो है निश्चित तौर पे निराशा वाली बात है कि उनके साथ उनका नुमाइंदा खड़ा नहीं होता, पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को जो रकम दी उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। उधर यूपी के प्रतापगढ़ में एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लूटपाट के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मान सिंह नाम के उस आरोपी ने दिलीपपुर थाना क्षेत्र में करीब 15,000 रुपयों की लूट की थी। लूट से संबंधित कैश भी इसके पास से बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने गो हत्या के 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 2 अलग-अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ के बाद चारों आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद किए गए। 2 अलग-अलग मुठभेड़ हुई है, जिनमें कि 4 बदमाश जो हैं वो घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक दारोगा के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में दारोगा की पत्नी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। बाद में पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। वहां कुछ वकीलों ने दारोगा की पिटाई कर दी थी। लोग संतुष्ट हैं सर के आश्वासन से, अब इंतजार है हमें अपने साथ में आए थे। पंजाब के अमृतसर में सुरक्षा बल और अमृतसर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 26 किलो ड्रग्स और एक पिस्तौल मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेहरवाल नाम के गांव का रहने वाला है और वो काफी वक्त से पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी करने में जुटा था। उधर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर होने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने मारे गए बदमाशों को शहीद बता दिया। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा के नाम से बने एक पेज के जरिए एक पोस्ट डाली गई, जिसमें एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटरों को शहीद बताते हुए उनकी मौत का बदला लेने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में खुली धमकी दी गई कि एनकाउंटर का बदला लेने के लिए उनका गैंग जो कदम उठाएगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से दहशत मच गई थी। बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर को निशाना बनाकर 10 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर उनके पिता और आर्मी में अफसर रह चुकी उनकी बहन खुशबू पाटनी रहती हैं। फायरिंग के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए थे। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस पोस्ट में दिशा पाटनी के परिवार को सीधी धमकी दी गई थी। गैंगस्टर की तरफ से जारी पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ गलत टिप्पणियां की थी। अपनी उस पोस्ट में गैंगस्टर ने सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को जान से मारने की खुली धमकी दी थी। दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी और सोशल मीडिया पर खुली धमकी के बाद हड़कंप मच गया। मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया। सीएम ने गोलीबारी करने वाले बदमाशों को पाताल से भी ढूंढकर सजा दिए जाने का ऐलान कर दिया। पुलिस की कई टीमों को बदमाशों की तलाश में लगा दिया गया।
यूपी पुलिस ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया था। पुलिस ने बताया कि मारे गए दोनों बदमाश 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर हुई गोलीबारी में शामिल थे। दोनों की पहचान हरियाणा के रहने वाले अरुण और रविंद्र के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक रविंद्र और अरुण दोनों पेशेवर शूटर थे और रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य थे और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। लेकिन रविंद्र और अरुण के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने एक सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट की गई। पोस्ट में दोनों बदमाशों को शहीद बताते हुए एनकाउंटर को सनातन की हार बताया गया। इतना ही नहीं, पोस्ट के आखिर में धमकी दी गई कि रविंद्र और अरुण की मौत का बदला लेने के लिए उनका गैंग वो काम करेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पुलिस ने इस पोस्ट की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी में 4 बदमाश शामिल थे, रविंद्र, अरुण, नकुल और विजय। इनमें रविंद्र और अरुण को पुलिस ने गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया। करीबन 20 राउंड से ज्यादा यहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ जो दोनों शूटर थे उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। 2 बदमाशों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद दिशा पाटनी के पिता ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। जितने भी धन्यवाद या आभार के शब्द हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए कम है। पुलिस ने बताया कि दिशा पाटनी के घर फायरिंग के लिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने काफी पहले प्लानिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को ही 5 शूटरों को बरेली भेजा गया था और उन्हें पूरा प्लान समझाया गया था। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए रविंद्र और अरुण के पास से वो हथियार मिले जिन्हें देखकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए थे। पुलिस के मुताबिक शूटरों के पास से तुर्की में बनी जिगाना और यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल बरामद हुई थी। जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल इससे पहले प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या में किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करवाने के लिए विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलरों के जरिए शूटरों से संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के रोहतक के रहने वाले शूटर रविंद्र और सोनीपत के रहने वाले अरुण को 3 और शूटरों को अपने साथ जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्लानिंग के तहत उन्होंने हरियाणा के ही एक और शूटर और यूपी के रहने वाले 2 बदमाशों को अपने साथ ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक सभी मुद्दाश 9 सितंबर को ही बरेली पहुंचे थे और एक होटल में रुके थे, लेकिन बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बीमार होने के बाद वो शूटर हरियाणा लौट गया था, लेकिन अरुण और रविंद्र के साथ 2 शूटर वहीं रहे। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने बरेली में 1300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के वीडियो खंगाले और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बदमाशों का सुराग ढूंढने में कामयाब हो गई थी। पुलिस ने बताया फायरिंग के मुख्य आरोपी रविंद्र की तस्वीरें बरेली में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक होटल की सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। उस होटल से दिशा पाटनी के घर की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। पुलिस ने बताया प्लानिंग के तहत 11 सितंबर को 2 मोटरसाइकिलों पर बैठकर चारों बदमाश दिशा पाटनी के घर पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया। इसके बाद वो होटल लौट गए थे। पुलिस के मुताबिक 12 सितंबर को सुबह करीब 3:30 बजे बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर दी। दिशा पाटनी के घर की दीवारों पर 10 से ज्यादा गोलियों के निशान दिखाई दिए थे। फायरिंग की इस घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस टीम को शूटर रविंद्र की सटीक लोकेशन का पता चल गया था। सूत्रों ने बताया पुलिस को जानकारी मिली कि रविंद्र बरेली में फायरिंग करने के बाद दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद पहुंच गया था और रविंद्र का सुराग लगते ही पुलिस ने गाजियाबाद में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। ट्रोनिका सिटी इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को 2 लोग बाइक पर दिखे। पुलिस ने बताया कि उन्हें देखकर उन दोनों ने भागना शुरू कर दिया था। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी थी और बाद में उनकी पहचान रविंद्र और अरुण के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों के पास से खतरनाक हथियार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल और तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल बरामद की गई। इससे पहले जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और यूपी के प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या में किया गया था। पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल की कीमत 5 से 15 लाख तक होती है। इसी तरह तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल की कीमत भी 5 से 10 लाख होती है। यानी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मोबाइल ऐप के जरिए छात्रों को ब्लैकमेल करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस को शिकायत मिली कि एक छात्र कोम नाम की ऐप पर बिना कपड़ों के महिलाओं को वीडियो कॉल करता था। आरोप लगा उन महिलाओं ने उसके वीडियो रिकॉर्ड कर लिए
और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस छात्र से पैसे भी ऐंठ लिए। दावा किया गया कि बार बार ब्लैकमेल होने की वजह से वो छात्र डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद उसने अपने पिता को पूरी कहानी बताई और फिर उन्होंने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अजय कुमार एक गैंग चलाता था। वो महिलाओं को पैसों का लालच देकर अपनी गैंग में शामिल करता था, फिर उनसे कोम ऐप पर बिना कपड़ों के वीडियो कॉल करवाता था। आरोप लगा इस ऐप के जरिए अजय कुमार ने कई छात्रों को फंसाया और उनसे पैसे ऐंठे और इसीलिए पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अजय कुमार कोम नाम की एक फर्जी ऐप के जरिए लोगों से ठगी करता था। फर्जी एक ऐप चला के लोगों से पैसे की ठगी करता है, वीडियो कॉल करा के। इस पे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जिसका नाम अजय है। पुलिस को इस मामले का तब पता चला जब 11वीं क्लास के एक छात्र ने इसकी शिकायत की। उस छात्र के मुताबिक वो कोम ऐप पर बिना कपड़ों के कुछ महिलाओं से वीडियो कॉल करता था। उस छात्र ने आरोप लगाया कि उन महिलाओं ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो छात्र डिप्रेशन में चला गया। रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो कॉल के जरिए छात्र को ब्लैकमेल किया जाने लगा, उससे पैसे की मांग की जाने लगी। ये शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस ऐप को चलाने वाले आरोपियों का पता लगाना शुरू किया। इसके बाद राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ भी शुरू कर दी ताकि उसके बाकी साथियों का भी पता लगाया जा सके। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई नक्सलियों ने हथियार छोड़ने की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने हथियार छोड़ने और सरेंडर करने का ऐलान किया। एक प्रेस रिलीज और ऑडियो जारी करके नक्सलियों ने कभी हथियार नहीं उठाने की घोषणा की। नक्सलियों ने सरकार से शांति वार्ता करने की अपील की। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों के 1,80,000 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और रोजाना की स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गईं। राज्य सरकार ने होम्योपैथी डॉक्टरों को सिर्फ 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का फैसला किया। डॉक्टरों ने इसी फैसले का विरोध किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे के दिन रावण की जगह उन महिलाओं का पुतला जलाने की घोषणा की गई जिन पर अपने पति या बच्चों की हत्या के आरोप लगे। इनमें इंदौर की ही रहने वाली सोनम रघुवंशी और यूपी के मेरठ की मुस्कान का नाम भी शामिल रहा, जो अपने पति की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी हैं। पौरुष नाम के संगठन ने इस कार्यक्रम को शूर्पणखा दहन बताया और इससे जुड़े पोस्टर भी जारी किए। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने वहां नवरात्र के दिनों में दुर्गा पंडालों पर फिल्मी गाने चलाए जाने पर रोक लगा दी, जबकि गरबा आयोजकों ने ऐलान किया कि गरबे में छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इन कार्यक्रमों में दूसरे समुदायों के लोगों की एंट्री पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। तो हिंदू धर्म के लिए ही गरबे करने की मान्यता होती है, तो इसीलिए हम प्रवेश भी हिंदू धर्म को ही यहाँ पर देंगे। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में चोर समझकर एक लड़के को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे देखने वाले घबरा गए। बताया गया कि शोभित नाम का वो लड़का अपने दोस्तों के साथ एक मेले से लौट रहा था, लेकिन एक गांव से गुजरने के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो लोग गाली गलौज करने लग गए। बताया गया कि गांव में चोरों के घुसने की अफवाह फैल गई थी। इसी वजह से उन लोगों ने शोभित को चोर समझ लिया और उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच उसके साथियों ने विरोध किया तो उन्हें भी घेर लिया गया। मारपीट की इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बाद में पुलिस ने मारपीट में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने शोभित कुमार नाम के उस लड़के पर डंडों की बरसात कर दी। हमारी बात तो सुन ले। उनमें एक आदमी ने शोभित का हाथ पकड़ा और बिना रुके उसे डंडे से पीटता रहा। रात 12 बजे इस दौरान वो आदमी और उसके साथी गाली गलौज करते सुनाई दिए। वहां शोभित और उनके साथी चोर होने की बात से इनकार करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वो आदमी शोभित की पीठ और पैरों पर लगातार डंडे मारता रहा और कुछ देर में वो सड़क पर गिर गए। सरेआम मारपीट की ये घटना हरदोई के मल्लावा इलाके में हुई। शोभित और उसके साथी रात में मेले से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में रोककर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि गांव में चोरी की अफवाह फैल गई थी। आशंका जताई गई कि इसीलिए मारपीट की ये घटना हुई। हालांकि इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने गांव के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घर में होने वाले झगड़े से तंग आकर एक महिला ने मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया गया कि रेहाना नाम की उस महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे और रेहाना के पति ने 7 साल पहले दूसरी महिला से शादी कर ली थी। उसकी वजह से रेहाना और उनके पति के बीच लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा था। बताया गया इस केस के सिलसिले में रेहाना कोर्ट की तारीख से लौटी थी और इसके बाद उनका अपने पति से झगड़ा हो गया। फिर तो वो गुस्से में छत पर चढ़ी और छत के किनारे लगी रेलिंग पर बैठ गई।
इस दौरान नीचे मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और वहां से कूद गई। घायल हालत में उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि अपने पति से नाराज रिहाना ने अपने मकान की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उनके छत की रेलिंग से छलांग लगाते ही सड़क पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद तो वो रोती बिलखती सुनाई दी। पानी लेके चलो ऊपर को, पानी। इस बीच वहां कई पुलिसकर्मी भी खड़े थे और वो उन्हें उठाने के लिए उनके पास पहुंच गए। बुलंदशहर के किदवई नगर इलाके में रहने वाली रिहाना अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ी और छत के किनारे लगी रेलिंग पर बैठ गई। उन्हें इस हालत में देखकर नीचे मौजूद लोगों के होश उड़ गए। वो उनसे बार बार रेलिंग से उतरने की अपील करते रहे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रहीं। वो लोग चीखते चिल्लाते रहे। कुछ ही देर के बाद उनके सामने उन्होंने छलांग लगा दी। बताया गया कि उनको बच्चा ना होने की वजह से उनके पति ने 7 साल पहले दूसरी महिला से शादी कर ली थी, इसलिए उनके बीच आए दिन झगड़े होते थे। लेकिन कुछ समय में बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने गुस्से में छत से नीचे छलांग लगा दी और गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई। इधर चंडीगढ़ में मौजूद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकीलों के 2 गुट आपस में बुरी तरह भिड़ गए। उनके बीच कोर्ट के अंदर ही जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक रवनीत कौर नाम की एक वकील अपने साथी सिमरन सिंह ब्लेसी के साथ अपने खिलाफ दायर की गई एक याचिका के विरोध में जज के पास आवेदन देने पहुंची। उनके साथ जो वकील थे सिमरन सिंह ब्लेसी, वो निहंग है। आरोप लगाया गया कि वो कोर्ट के अंदर भी तलवार लेकर घूमते। दावा किया गया कि जब वो दोनों उनके खिलाफ दायर की गई याचिका के विरोध में आवेदन कर रहे थे तो कोर्ट में मौजूद बाकी वकीलों ने इसका विरोध किया। आरोप लगाया गया कि इस बात पर निहंग वकील सिमरन सिंह ब्लेसी भड़क गए और वो विरोध करने वाले वकीलों से उलझ पड़े। इसके बाद तो कोर्ट में मानो दंगल शुरू हो गया। बेहिसाब गाली गलौज और जोरदार धक्का मुक्की हुई। दोनों तरफ के लोग इस तरह उलझे कि कई वकील मिलकर भी उन्हें अलग नहीं कर पाए। उन्हें समझाने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। ये सब कोर्ट के अंदर हुआ। उस घटना के बाद पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में रवनीत कौर और निहंग वकील सिमरन सिंह ब्लेसी को हिरासत में ले लिया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने आरोपी वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की, क्योंकि आरोपी वकीलों में एक सिमरन सिंह ब्लेसी पर कोर्ट के अंदर ही बाकी वकीलों से झगड़ा करने, गाली गलौज करने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा। देखते ही देखते दोनों तरफ के वकील आपस में बुरी तरह उलझ पड़े। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोप लगाया कि सिमरन सिंह ब्लेसी और उनकी साथी वकील रवनीत कौर ने इस मारपीट की शुरुआत की। हालांकि रवनीत कौर का आरोप है कि जब वो अपने खिलाफ दायर की गई एक याचिका के विरोध में जज के पास आवेदन देने पहुंची तो हाई कोर्ट के वकीलों ने उनका विरोध किया। इसी के बाद वहां माहौल बिगड़ गया था। उन्होंने दावा किया कि बाकी वकील जानबूझकर उनके साथी सिमरन सिंह ब्लेसी से उलझे। बताया गया कि सिमरन सिंह ब्लेसी एक निहंग है। वकीलों ने आरोप लगाया कि वो कोर्ट में अक्सर अपने साथ तलवार लेकर आते हैं। वकीलों ने दावा किया कि निहंग वकील सिमरन सिंह ब्लेसी ने ही पहले उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें धमकाया। कोर्ट में हुए इस हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी वकील रवनीत कौर और सिमरन सिंह ब्लेसी को हिरासत में ले लिया। उधर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंकने के इवेंट में नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंकने की प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा ने 8वां स्थान हासिल किया। वो 84.03 मीटर तक ही भाला फेंक पाए। हालांकि इसी प्रतियोगिता में भारत के एक और खिलाड़ी सचिन यादव ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। उन्होंने 86.27 मीटर तक भाला फेंककर 4था स्थान हासिल किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी स्वास्तिक और चिराग की जोड़ी चाइना मास्टर्स की बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पुरुषों के डबल्स मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन के शिवशिंग शिए और वांगशी लिंग की जोड़ी को 21-13, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों ने भ्रष्टाचार और पीएचडी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और कुलपति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पैट की पेपर जो लीक हुई है, दोषी पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई हो। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने सैकड़ों मकानों को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया। इस काम के लिए कई मशीनें लगाई गईं और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई ताकि हंगामा न हो।
इधर उत्तर प्रदेश के एटा में पार्किंग को लेकर शुरू हुए झगड़े में बीच सड़क पर ऐसी मारपीट हुई कि देखने वालों के होश उड़ गए। बताया गया उस सड़क के पास गली में अतिक्रमण करने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो लोग मारपीट पर उतर आए। इतना ही नहीं, उन लोगों ने इस भयंकर मारपीट के दौरान एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। उन लोगों ने जमकर लात घूंसे लगाए। हंगामा होता देखकर सड़क से गुजरने वालों की भीड़ लग गई। आरोप लगा उस गली में एक निजी क्लिनिक के संचालक ने रास्ते पर जनरेटर लगवा दिया। इसके अलावा वहां आने वाले मरीजों की मोटरसाइकिलें भी वहां खड़ी कर दी जाती। पास के एक दुकानदार ने इसका विरोध किया। बताया गया कि इस मामले को लेकर उनका और क्लिनिक के संचालक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब क्लिनिक के संचालक ने उस गली में एक खंबा लगाने की कोशिश की। इस पर आपत्ति जताने के बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई और देखते ही देखते उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इससे पहले पार्किंग को लेकर उन लोगों में कहासुनी हो गई थी और वो गाली गलौज पर उतर आए। इसके बाद बात बिगड़ गई और उन लोगों ने एक दूसरे को पीट दिया। वहां कुछ लोग पीला कुर्ता पहने एक आदमी से हाथापाई करते दिखे। इस बीच एक व्यक्ति दौड़कर उन्हें बचाने पहुंचे, लेकिन उनमें एक व्यक्ति ने उनकी गर्दन दबोच ली। वहां हंगामा होता देख उस क्लिनिक में इलाज करवाने आए मरीज दहशत में आ गए। वो बाहर निकलकर सीढ़ियों पर खड़े हो गए और वहां हो रही मारपीट को देखते रहे। हंगामा कर रहे लोगों ने काफी देर तक एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। उन लोगों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। मारपीट का ये मामला एटा जिले के निधौली रोड के पास हुआ। वहां हंगामा बढ़ने पर गली के अंदर से महिलाएं भी बाहर आ गईं और उन लोगों को मारपीट करने से रोकती नजर आईं। इस बीच एक लड़का दो डंडे लेकर आता दिखा, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे जाने का इशारा कर दिया। मारपीट रुकने के बाद भी वो लोग एक दूसरे से बहस करते रहे। उधर जम्मू में सिख समुदाय के एक ट्रक ड्राइवर से हुई मारपीट के बाद सिख समुदाय के कई लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोप लगा कि एसएसपी ट्रैफिक ने ड्राइवर को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी पगड़ी उतर गई। इस बात से गुस्साए सिख समुदाय के कई लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने मांग की कि एसएसपी ट्रैफिक तुरंत माफी मांगे, उसके बाद उन्हें निलंबित किया जाए। जम्मू में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने के बाद कई हाईवे बंद हो गए। इसकी वजह से बड़ी संख्या में ट्रक वहां फंस गए। दावा किया गया कि कई दिन बीत जाने के बाद भी जब रास्ते नहीं खुले तो ट्रक ड्राइवर परेशान हो गए। ऐसे में उनमें एक ट्रक ड्राइवर ने एसएसपी ट्रैफिक से जल्द रास्ते खुलवाने की मांग की। आरोप लगाया गया कि इसी बात पर उन दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद एसएसपी ट्रैफिक ने ड्राइवर को चांटा मार दिया और उनकी पगड़ी गिर गई और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। ट्रक ड्राइवरों के अलावा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और सिख समुदाय के लोग भी सड़कों पर आ गए। उन्होंने वहां जमकर नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने एसएसपी ट्रैफिक फारूक कैसर के खिलाफ भी नारेबाजी की। ये सारा हंगामा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एसएसपी ट्रैफिक ने सिख समुदाय के एक ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। जम्मू में पहाड़ खिसकने से कई हाईवे बंद हो गए थे और बड़ी संख्या में ट्रक वहां फंस गए। कई दिन बीत जाने के बाद भी वो रास्ते नहीं खुले। दावा किया गया कि इससे परेशान होकर वो ट्रक ड्राइवर एसएसपी के पास रास्ते खुलवाने की मांग लेकर पहुंचे। आरोप लगा इस बात पर एसएसपी ने उन्हें इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि उनकी पगड़ी उतर गई और उनके बाल खुल गए। ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी है, प्राइमरली जी साडी पग है, जी साडी पगड़ी नूं हथ पाया उन्होंने माफी मंगनी है इस चीज की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि एसएसपी ट्रैफिक सबके सामने आकर माफी मांगे, इसके बाद उन्हें निलंबित किया जाए। उन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द एसएसपी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक व्यक्ति को अपने 2 साल के बच्चे की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक आदमी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने 2 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में आरोपी ने अपने बच्चे को जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को उठाकर पटक दिया, इससे बच्चे के सिर पे चोट लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यक्ति को अपनी बेटी की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े की वजह से उन्होंने चाकू मारकर अपनी बेटी की जान ले ली और आरोपी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। फैसिलिटी मौके पर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीच सड़क पर रेत से भरी एक ट्रॉली गाड़ी पर पलटने से हड़कंप मच गया। वसंत विहार इलाके में हुए इस हादसे के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल देने से इनकार करने पर मारपीट हो गई। वहां के मैनेजर ने जब बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया तो एक व्यक्ति उनसे भिड़ गया। उन दोनों के बीच काफी देर तक झड़प हुई।
बाद में दोनों ने थाने जाकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान के अजमेर में 3 साल की एक बच्ची की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि उसकी मां ने आर्थिक तंगी की वजह से उसे एक झील में फेंककर उसकी हत्या कर दी। एक बच्ची लगभग 3-4 साल की आनंद सागर में पुरानी चौपाटी के पास पानी में तर रही है। इस सूचना पर मैं आया, बच्ची को पानी से निकाला। उधर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर हुई झड़प के बाद एक बार फिर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। थाईलैंड की सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडिया के एक गांव के करीब 200 लोगों ने मिलकर उसके सैनिकों पर हमला बोल दिया। उन्होंने ईंट पत्थरों की बारिश कर दी। इतना ही नहीं, थाईलैंड के जवानों पर नुकीले डंडे भी फेंके गए। हमला होते ही थाईलैंड की तरफ से भी पलटवार किया गया। उसके सैनिकों ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाई। थाईलैंड की जवाबी कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा। कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे के पड़ोसी हैं। दोनों के बीच सीमा को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। उनके सैनिकों में अक्सर झड़पें होती रहती हैं। 2 महीने पहले तो थाईलैंड और कंबोडिया में जंग के हालात बन गए थे, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के इलाकों पर हमला बोल दिया था। उन हमलों में करीब 50 लोगों की जान चली गई थी। यही नहीं, बॉर्डर वाले इलाकों में इतनी ज्यादा तबाही मची कि वहां हजारों लोग बेघर हो गए थे। हालांकि इस टकराव के कुछ दिन बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर समझौता हो गया था। दोनों ही तरफ से बमबारी रोक दी गई थी। लेकिन इसी बीच थाईलैंड की सेना ने बॉर्डर पर कटीले तार लगाने शुरू कर दिए ताकि कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा को अलग अलग किया जा सके। कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाईलैंड की सेना ने विवादित इलाके में भी कटीले तार लगा दिए, यानी वो इलाके जिन पर कंबोडिया भी दावा करता है। और इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर एक बार फिर हालात बिगड़ गए। कंबोडिया के लोगों ने ईंट और पत्थरों से हमला किया तो थाईलैंड के सैनिकों ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। कंबोडिया की तरफ से करीब 200 लोगों ने विवादित इलाके में कंटीले तार लगाए जाने का विरोध किया। उनमें बौद्ध भिक्षु भी शामिल रहे। एक बौद्ध भिक्षु ने तो थाईलैंड की ओर से दागे गए आंसू गैस के गोले को उठाकर उसे विरोधी पक्ष पर फेंक दिया। इसके बाद तो थाईलैंड के सैनिकों ने भड़के हुए लोगों पर रबर की गोलियां भी चलानी शुरू कर दी। थाईलैंड और कंबोडिया 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन थाईलैंड के सीस्के प्रांत के करीब मौजूद प्रियविहार मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को लेकर कई दशकों से विवाद रहा है। दोनों देश उस शिव मंदिर और विवादित इलाके को अपना बताते आए हैं। कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाईलैंड की फौज ने उन इलाकों में कटीले तार लगा दिए जिन्हें लेकर विवाद चल रहा है। गुस्साए लोगों ने उन कटीले तारों को डंडों से उखाड़ दिया। इसी के बाद थाईलैंड की फौज के साथ उनकी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों तरफ के करीब 25 लोग घायल हो गए। इधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में डीजल से सब्सिडी खत्म किए जाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर भिड़ंत हो गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों पर जाम लगा दिया। जगह जगह आगजनी की गई। कुछ रास्तों पर मिट्टी और मलबे का ढेर लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग भी तोड़ डाली। इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और सड़क पर उतरे लोगों को खदेड़ दिया। इक्वाडोर की सरकार अपने देश में मिलने वाले डीजल पर जो सब्सिडी दे रही थी उसे पिछले हफ्ते बंद करने का फैसला लिया गया था। यह कदम आर्थिक संकट से निपटने के लिए उठाया गया, लेकिन डीजल से सब्सिडी खत्म होते ही उसकी कीमत 35% से भी ज्यादा बढ़ गई। इसका असर सीधे सीधे उन लोगों की जेब पर पड़ा जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां चलाते हैं। यही नहीं, सरकार के इस फैसले से ट्रक, बस और माल ढोने वाली गाड़ियों के मालिक भी नाराज हो गए, क्योंकि वहां ज्यादातर बसें और ट्रक डीजल से चलते हैं। भड़के हुए लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इक्वाडोर की राजधानी कीतो समेत कई शहरों में कोहराम मचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की और डीजल पर दोबारा सब्सिडी देने की मांग की। लेकिन इस दौरान तब बखेड़ा खड़ा हो गया जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों की टक्कर हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इक्वाडोर में डीजल से सब्सिडी हटाए जाने के बाद राजधानी कीतो समेत कई शहरों में बवाल हो गया। सरकार के इस फैसले के विरोध में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। नाराज लोगों ने पोस्टर, बैनर लेकर मार्च किया। उन्होंने राष्ट्रपति दानियल नोबोआ के खिलाफ नारे लगाए और डीजल पर दोबारा सब्सिडी देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आगजनी भी की और कई सड़कों पर तो मिट्टी और मलबे का ढेर लगा दिया। उन्हें बंद कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो और भड़क गए। पुलिस से भिड़ने को तैयार दिखे, लेकिन पुलिस वाले भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने लोगों की भीड़ को खदेड़ दिया।
इक्वाडोर की सरकार ने डीजल पर दी जा रही सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद वहां जो डीजल $1.80 प्रति गैलन यानी भारतीय रुपयों में 42 रुपए प्रति लीटर मिलता था, उसकी कीमत बढ़कर $2.80 प्रति गैलन यानी भारतीय रुपयों में 65 रुपए प्रति लीटर हो गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक सैन्य समझौते पर मोहर लगा दी। उस समझौते के तहत यह तय हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब पर कोई देश हमला करता है तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मतलब यह कि अगर कोई देश सऊदी अरब पर हमला करता है तो उसे पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। ठीक इसी तरह पाकिस्तान पर हुआ हमला सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई। उसमें दावा किया गया कि यह समझौता किसी एक देश के खिलाफ नहीं किया गया, बल्कि इसे दोनों देशों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस समझौते के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना एक दूसरे के साथ हर जानकारी साझा करेंगी। खास बात यह कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर सऊदी अरब पर किसी देश ने हमला किया तो पाकिस्तान उसकी सुरक्षा के लिए अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तक कर सकता है। इसीलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते को नेटो के सदस्य देशों को मिली शक्तियों से जोड़कर देखा गया, क्योंकि नेटो में शामिल किसी भी देश पर अगर कोई हमला करता है तो वो हमला संगठन में शामिल बाकी के देशों पर भी माना जाता है। इसके बाद नेटो में शामिल देश उस दुश्मन देश के खिलाफ जंग छिड़ देते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रक्षा समझौते को नेटो जैसा बताया गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रक्षा समझौते पर साइन की। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद रहे। समझौते की सबसे खास बात यह कि अगर सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान में किसी एक पर भी हमला हुआ तो वो दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसे सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा, और ठीक इसी तरह अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस समझौते के तहत जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। इस समझौते के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि यह रक्षा समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रक्षा समझौते के बाद भारत की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया दी गई कि इस समझौते का अध्ययन किया जाएगा। सौबात की एक बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो समझौता हुआ है वो क्यों हुआ है। पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा कि क्या यह नेटो जैसी डील हो गई है, क्योंकि समझौता यह हुआ है कि अगर दोनों देशों में किसी भी एक पर हमला होगा तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। और नेटो क्या है? नेटो अमेरिका और उसके यूरोप के साथी देशों का संगठन है, जिसमें यही नियम है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो सब देश मिलकर आ जाएंगे लड़ने के लिए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी नेटो जैसा समझौता हो गया। तो पब्लिक के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ हो गया? तो इसको पूरा समझने की जरूरत है। ये नेटो जैसे समझौते क्यों होते हैं? नेटो क्यों बना था? क्योंकि पिछली सदी में दो सुपर पावर थे। अमेरिका एक तरफ था, दूसरी तरफ था रूस की अगुवाई वाला सोवियत संघ यूएसएसआर। तो अमेरिका ने नेटो बनाया कि अगर उसके किसी साथी देश पर हमला होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे। सब मिलकर लड़ेंगे का मतलब क्या हुआ? मोटे तौर पर मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका के साथी पर हमला किया तो अमेरिका से युद्ध करना होगा। और यह क्यों किया था? ताकि सोवियत संघ को यह संदेश दिया जाए कि खबरदार, इस देश पर नजर मत डालना, इसकी सुरक्षा अमेरिका वाला धड़ा कर रहा है। मतलब इस तरह के समझौतों का मुख्य मकसद यह होता है कि फला देश को अकेला मत समझना, ताकि कोई देश उस तरफ हमला करने की ना सोचे, या हमला करने से पहले 10 बार सोचे कि इस पर हमला कर दिया तो दूसरों से भी लड़ना पड़ेगा। तो कई जानकार ये मानते हैं कि नेटो जैसे समझौते की वजह से पिछली सदी में कई युद्ध हुए नहीं, बल्कि कई युद्ध रुके। अब आ जाइए पाकिस्तान और सऊदी अरब के समझौते पर। यह क्यों हुआ? सऊदी अरब तो अमेरिका का साथी है, बहुत सारे हथियार वगैरह खरीदता रहता है अमेरिका से। अभी पिछले दिनों ट्रंप गए थे सऊदी अरब, तो देखा था ना कैसे स्वागत हुआ था ट्रंप का। लेकिन याद कीजिए, अभी पिछले दिनों क्या हुआ था? पश्चिम एशिया में ऐसा ही अमेरिका एक साथी है, अमेरिका का कतर। वो भी अमेरिका में
सऊदी अरब की तरह अरबों डॉलर का निवेश करता रहा है, तो वो तो अमेरिका के कहने पर हमास के नेताओं से बातचीत करने में मदद भी कर रहा था। लेकिन इजराइल ने उसी कतर की राजधानी में हमला बोल दिया, यह कहते हुए कि वो तो हमास के लोगों को जहां भी होंगे वहां मारेगा। कतर को लगा ये धोखा हो गया, ये तो धोखा हो गया, अमेरिका ने तो बताया नहीं। अमेरिका ने ना बताया ना बचाया, जबकि अमेरिका के मिलिट्री अड्डे बने हुए हैं कतर में। तो कतर का अमेरिका से भरोसा उड़ गया और सारे अरब देशों का अमेरिका से भरोसा उड़ गया। सऊदी अरब और कतर जैसे देश ये मानकर बैठे थे कि वो तो अमेरिका के साथ हैं, वो अमेरिका को इतना पैसा देते हैं, तेल देते हैं, उनके यहां अमेरिका के मिलिट्री अड्डे हैं, उनके यहां अमेरिका के सैनिक तैनात हैं, तो उन पर हमला करने से पहले तो कोई 100 बार सोचेगा। लेकिन इजराइल ने एक बार भी नहीं सोचा। तो अब देखिए इस सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते को, हालांकि ये कह रहे हैं कि ये किसी एक देश को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है समझौता, और सिर्फ सुरक्षा के लिए किया है। लेकिन सऊदी अरब पर कौन हमला कर सकता है? सऊदी अरब के पास 2.5 लाख के सैनिकों की अपनी सेना है, अपनी सेना है ही 2.5 लाख की। तो फिर पाकिस्तान की 6 लाख सैनिकों की सेना के जरिए किसको खबरदार करना चाहता है? तो जानकार बताते हैं कि उसको पाकिस्तान के 6 लाख सैनिकों से ज्यादा यह दिखाने की जरूरत है कि उसके साथ पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु बम है। यानी उसने पाकिस्तान को एक तरह से भाड़े पर रख लिया है कि हम पर हमला करने की मत सोचना, हमने ये वाली सेना यानी पाकिस्तान की सेना भी रख ली अपनी डिफेंस के लिए। तो ये किसको दूर रखने के लिए किया उसने? एक तो इजराइल को, लेकिन अब तक उस पर हमला किसका होता? 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला हुआ था, आपको याद होगा। किस पर इल्जाम लगा था? इजराइल पर नहीं, ईरान पर। और सऊदी अरब पर कौन हमला करता रहता है? यमन के हूथी विद्रोही, उनको भी ईरान का समर्थन है। यह इस इलाके की शिया सुन्नी की लड़ाई है। ईरान मानता है खुद को शिया मुसलमान देशों का लीडर। सऊदी अरब है सबसे ताकतवर और सबसे पैसे वाला सुन्नी मुसलमान देश, और मक्का मदीना सऊदी अरब में है। तो यह इस्लामी देशों का बड़ा लीडर बनने की इनकी तनातनी पुरानी है। यमन में जो सरकार है उसको समर्थन देता है सऊदी अरब, और जो हूथी विद्रोही हैं यमन की सरकार के खिलाफ वो शिया हैं, और उनको समर्थन देता है ईरान, और वो हमले करते रहते हैं सऊदी अरब पर। तो असली सवाल तो इस समझौते में यह है कि यह समझौता सऊदी अरब ने किया है अपनी वहां की लड़ाइयों से निपटने के लिए। तो इसमें क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा पाएगा? नक्शे पर आप देखो तो सऊदी अरब और पाकिस्तान तो दूर दूर हैं, ईरान तो पाकिस्तान के बगल में। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए लड़ने चला गया ईरान के खिलाफ, तो ईरान उसके बलूचिस्तान में घुस जाएगा। ईरान के लीडर से मिलने तो जूते उतार कर गए थे शहबाज शरीफ। तो ईरान पर हमला करना तो दूर की बात है, उसको आग दिखाने की भी हिम्मत जुटा पाएगा पाकिस्तान? अब आ जाइए भारत पर। सऊदी अरब का पाकिस्तान से कितने का व्यापार है? 400 करोड़ डॉलर से भी कम का। और भारत से कितने का व्यापार है? 4000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का। उससे 400 करोड़ से भी कम, यहां 4000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा। डॉलरों की बात हो रही है, रुपयों में तो अब सोच लीजिए। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का विजन है विजन 2030, 2030। क्या है विजन 2030 उनका? वो ये है कि वो जानते हैं कि तेल हमेशा रहने वाला नहीं है, तो वो अपने देश को व्यापार का पावर हाउस बनाने पर लगे हैं। व्यापार करेंगे ताकि तेल पर निर्भर ना हो, ताकि 2030 तक वो तेल पर निर्भर ना रहें। और इसके लिए प्लान क्या है? G20 बैठक याद है आपको? उसमें क्या हुआ था? उसमें भारत से यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाने का समझौता हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC। उसमें भारत से समुद्र के रास्ते होते हुए व्यापार होगा, भारत से UAE, वहां से रास्ता जाएगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब की जमीन से फिर वहां से भूमध्य सागर के रास्ते से निकलेगा यूरोप तक। उस कॉरिडोर के बीचों बीच कौन है? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का जो व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर बनने का सपना है, वो शुरू ही भारत से होता है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब यह कि यह पाकिस्तान के साथ समझौता सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सेना को अपने बैकअप के लिए रखने के लिए किया है, अपनी लड़ाइयों के लिए, इजराइल के लिए, हूथी लड़ाकों के लिए, ईरान के लिए,
भाड़े की फोर्स रख ली है एक तरह से। पाकिस्तान के पचड़ों में पड़ने के लिए सऊदी अरब नहीं आने वाला, उनके पास बहुत पैसा है। ये कोई बराबरी वालों के बीच की डील नहीं है, क्योंकि कतर पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब को अमेरिका के उसके लिए आने पर भरोसा नहीं रहा, तो उसने हूल देने के लिए भाड़े पर पाकिस्तान को रख लिया है, यह समझ लीजिए। और पाकिस्तान वैसे ही कर्जे में डूबा है, उसकी हालत तो ऐसी है कि पैसे के लिए वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा मजदूरी के लिए। इसलिए इस समझौते को समझने के लिए इसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात। उधर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान पर वार किया। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र करते हुए दो टूक कहा कि ऐसे आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। भारत ने भरोसा दिया कि अफगानिस्तान को आतंकवाद मुक्त बनाने में वो हर तरह से मदद करेगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में दावा किया कि अमेरिका जल्द ही भारतीय सामान पर लगने वाला 25% का अतिरिक्त टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी वापस ले सकता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील भी जल्द पूरी होने की उम्मीद जताई। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती से निवेशकों का मनोबल ऊंचा रहा। खासतौर पर आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स 320 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी उछलकर 25,423 पर पहुंच गया। इस तेजी की वजह से निवेशकों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि पीएसयू, बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों पर दबाव दिखा गया। दिल्ली के मधुविहार इलाके में तीसरी मंजिल से गिरने के बाद 16 साल की एक लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो लड़की वर्धमान अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट में काम करती थी। उस फ्लैट में रहने वाले परिवार ने आरोप लगाया कि वो चोरी कर रही थी और पकड़े जाने पर उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। लेकिन उसकी मां ने उस परिवार पर आरोप लगा दिया। इन्ना मारा सा क्यों मारा ये पता नहीं, किस बात पे मारा, लेकिन इन्हें इतना मारा और थाने भी लगी, हम लोग को बताया नहीं कि बेटी आपकी थाने में। इधर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साल 2023 में कर्नाटक समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट से कई वोटरों के नाम काटने की साजिश रची गई थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि वोट काटने की यह कोशिश उन इलाकों में हुई थी जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हालांकि उनके आरोप लगाने के कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग ने भी जवाब दे दिया। चुनाव आयोग ने दावा किया राहुल गांधी के लगाए आरोप बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटे जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि किसी ने जानबूझकर कांग्रेस के वोटरों को टारगेट किया। राहुल गांधी ने अपनी बात साबित करने के लिए कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति को भी अपने सबके सामने मंच पर बुलाया। उन्होंने दावा किया साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बगैर बताए उनका नाम आलंद विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अकेले आलंद विधानसभा सीट पर ही करीब 6,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने तो यह तक दावा कर दिया कि इसी तरह की गड़बड़ियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के चुनावों के दौरान की गई। राहुल गांधी के मुताबिक इन नामों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फर्जी नंबरों का सहारा लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया दूसरे राज्यों में बैठे कुछ लोगों ने कई ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आवेदन दिए। इस मामले में कर्नाटक में साल 2023 में सीआईडी जांच शुरू की गई थी। राहुल गांधी के मुताबिक कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 खत लिखे और इस मामले में सवाल पूछे। राहुल गांधी का आरोप है कि आलंद विधानसभा सीट के कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आवेदन कर्नाटक नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से किए गए। इसी वजह से कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से उन नंबरों और आईपी एड्रेस की मांग की जिनसे वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने के आवेदन किए गए थे। आरोप है कि चुनाव आयोग ने सीआईडी की तरफ से मांगी गई जानकारियां उसे नहीं दी और इसी वजह से राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक समेत कई राज्यों में वोटरों के नाम हटाने के लिए दूसरे राज्यों में बैठे कुछ लोगों ने आवेदन दिए, जिसके लिए फर्जी नंबरों और पहचान पत्र का सहारा लिया गया। आशंका जताई गई कि इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल हुआ और राहुल गांधी के मुताबिक जिनके नाम काटे गए उनसे संपर्क तक नहीं किया गया। इस मामले में कर्नाटक सीआईडी ने फरवरी 2023 में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मार्च 2023 में चुनाव आयोग से इससे जुड़ी जानकारी भी मांगी गई। अगस्त में चुनाव आयोग ने सीआईडी को जवाब तो दिया, लेकिन सीआईडी ने जवाब को नाकाफी बता दिया। राहुल गांधी के मुताबिक इसके बाद कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से जानकारियां मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब नहीं दिया।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को उन्हीं जानकारियों के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। Has to release this data of these phones, these OTPs within a week. हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। इस मामले में बीजेपी ने भी हाइड्रोजन बम की बात करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव सीआईडी की जांच शुरू होने के 3 महीने बाद यानी मई महीने में हुए थे। उन चुनावों में आलंद विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बीआर पाटिल ने जीत दर्ज की थी। उधर लंदन में रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों में एक महिला और 2 आदमी शामिल रहे। हालांकि बाद में उन्हें शहर न छोड़ने की शर्त पर कोर्ट से जमानत मिल गई। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी का वहां किंग चार्ल्स तृतीय और उनके परिवार ने शाही अंदाज में स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ब्रिटेन में 1300 सैनिकों और 120 घोड़ों के साथ स्वागत समारोह आयोजित किया गया। ट्रंप ने स्वागत समारोह को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। इसके बाद घटना वाली जगह के पास मौजूद एक स्कूल के छात्रों को अंदर ही रुकने के निर्देश दिए गए। हालांकि कुछ घंटे बाद हालात सामान्य हो गए। पुलिस इस गोलीबारी के पीछे की वजह पता लगाने में जुट गई। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक नाव से करीब 3600 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ ली गई। उस नाव को समंदर के रास्ते लेकर पहुंचे 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में मनीषा नाम की महिला को राहवीर सम्मान दिया। मनीषा ने ग्वालियर में हुए एक सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की जान बचाई थी। राहवीर सम्मान पाने वाली वो राज्य की पहली नागरिक भी बन गई और इसके तहत मनीषा को सम्मान पत्र के अलावा 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। उन्होंने ग्वालियर के एक इलाके में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति की मदद की थी। मनीषा ने उस व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुंचाया था, इस वजह से उनकी जान बच पाई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सड़क हादसों में जख्मी लोगों की मदद करने के लिए इस योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत घायलों की मदद करने वालों को राहवीर सम्मान देने की घोषणा की गई थी। लोग आप वीडियो बना रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन कोई ने नहीं सुनी। फिर मैं उसको ऑटो में बिठा के ट्रॉमा सेंटर लेके आई थी और उसको भर्ती किया यहाँ पर। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित शो मेरा देश पहले की स्क्रीनिंग की गई। ये फिल्म एक म्यूजिकल शो है जिसे मशहूर कवि मनोज मुंतशिर ने तैयार किया और इस शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के संघर्षों और उपलब्धियों को दिखाया गया। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित बताया। और अब खुशियों के रंग भर देने वाली खबर। राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जरूरतमंद बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया। इस टॉय बैंक के लिए बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने खिलौने दान किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक कुछ और बच्चों ने नए खिलौने खरीद कर भी दान किए ताकि जो गरीब माता पिता अपने बच्चों को खिलौने नहीं दे पाते उन तक ये खिलौने पहुंच सके। यानी इस पहल के तहत हर जरूरतमंद बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की गई। राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस अनूठी पहल की शुरुआत की। वहां अलग अलग तरह के खिलौनों का एक बैंक बनाया गया और इसका नाम नमो टॉय बैंक रखा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक बच्चों की मदद से ही नमो टॉय बैंक तैयार किया गया और इसकी खासियत यह है कि आने वाले समय में बच्चे ही इसकी देखरेख करेंगे। हर बच्चे के चेहरे पे खुशी, हर समाज के व्यक्ति के चेहरे पे खुशी और उनके अभावों को दूर करना, ये संकल्प हम सबको प्रेरणा देता है। ओम बिरला के मुताबिक कोटा के कई बच्चों ने टॉय बैंक बनाने के लिए अपने खिलौने दान किए, जबकि कुछ और बच्चों ने तो इसके लिए नए खिलौने भी खरीदे ताकि हर जरूरतमंद बच्चे को मुफ्त में खिलौने मिल सकें। इस अनोखी पहल की शुरुआत से बच्चे अपनी खुशियां उन बच्चों से बांट पाएंगे जो आर्थिक तंगी की वजह से महरूम रह जाते हैं।